सो आदरणीय डीएम सर, एसडीएम सर और मेरी प्यारी सब बहनें और जागृति परिवार, क्योंकि यहाँ आई वो एनर्जी जागृति वाली मिल जाती है जब सबको मिली तब। और मेरा सही बहुत अच्छा बोला कि भ्रातृभाव वो तो है। शशांक जी को मैं पहली बार मिली और मिलने के बाद वो कनेक्शन होता है, अंदर से एक भाव होता है, वो भाई का भाव हुआ तभी तो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। और आपकी पूरी और हमारी अपनी अपनी एक दुनिया होती है और आपकी दुनिया में हमने प्रवेश किया, क्योंकि जागृति यात्रा को मैं हमेशा सुनती आई हूँ। मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने वॉलंटियर्स को दूर से देखा है और पीछे वॉलंटियर किया है कहाँ ज़रूरत पड़ी तब, बट कभी सामने उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो जागृति परिवार में आने का मौका मिला आज और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि और बरगद का अपना पेड़ जो हमारा भी क्राफ्ट फ्रूट्स का भी हमारा पेड़ ही है, हम वहाँ के बर्ड का पेड़ बोलते हैं। तो ये भी देखो कोइंसिडेंस कि दोनों का पेड़ भी सही है जिस पेड़ से हम प्यार करते हैं। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको मेन ट्रंक पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रंक्स बन जाते हैं और पता नहीं चलता कि ओरिजिनल ट्रंक क्या है। और मैं अपने दिल से वो चाहती हूँ कि हम लीडर की तरह ऊपर आते हैं, बट ऐसे इतने सारे लीडर बन जाए ना, पता ही नहीं चले कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। वही तो मज़ा है ना काम करने का। तो उसी कारण से मैं भी सेवा के फील्ड में हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने क्यों सेवा चुना। मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी, आप लोगों ने ऑलरेडी पहचान दे दी है मम्मी का, वो टीचर रही एंड बहुत अच्छी टीचर। उसको अभी बीजेपी में है, उस टाइम वो राजकारण में हुआ नहीं करती थी, तो अभी बीजेपी में है, बट कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया, दोनों स्टेट का एंड सेंट्रल, दोनों टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो गलत अवार्ड नहीं था। मम्मी बहुत अच्छी टीचर थी और मैं भी मम्मी के साथ पढ़ती थी। तो मैं 1 से 7 में जब पढ़ती थी, 7वीं कक्षा तक ये था कि जब भी वैकेशन होता था मामा के घर चली जाते थे और मामा गांव में रहते थे, तो मामा के पास जाना और मामा के गांव में जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर में हेल्प करना, दूध को लेना, जितने भी मामा के घर पे एनिमल्स थे उनके साथ घुमाने, उनको लेके जाना, वो छोटे छोटे काम करते थे। और वो पता है ना, वो हमारे वहाँ पे वो लेपन करते हैं जो काऊ डंक होता है उससे, और फिर रोटा बनाते हैं, वो सब सीखी। और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे, तो वो मस्ती का माहौल रहता था और पूरे हम लोग अटैच थे मामा के घर से, मामा के परिवार से, सबसे। और मैं 8वीं क्लास में आई तो एक दिन 7वीं के वैकेशन में घर में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मेरी मम्मी वो बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग है, पली बड़ी है। जैसे आप लोग अभी जैसे गांव में रह रहे हो, मम्मी भी गांव में रहते थे और पूरा खेती का काम करते थे। और बीच बीच में दादा थे, वो उनको पढ़ाने के लिए दूर अलग जगह पे लेके जाते। वो स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल में भी वो एक ही अकेली लड़की थी, और वो कॉलेज में गई तब भी अकेली लड़की, पूरे कॉलेज में लड़के और वो अकेली पढ़ रही है वो सालों में। अभी मम्मी 83 की है, मतलब बहुत ओल्ड है, बट फिर भी बहुत स्ट्रांग है। आप ये सोचो कि उस टाइम में जब 4-4, 5-5 किलोमीटर चलते हुए भी स्कूल नहीं मिलते थे, उस टाइम में वो पढ़े और उन्होंने कॉलेज में भी पढ़ाई करी। तो मम्मी अंदर से बहुत स्ट्रांग थे, हमारे समाज के लिए काम करते थे और हमेशा जाके जो बाल विवाह होते थे ना, वो बाल विवाह के विरोध में काम करते थे कि भाई छोटी बच्चियों की शादी मत करो, बच्चों की शादियाँ मत करो, आगे जाके सामाजिक बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हमारे समाज में वो काम कर रही थी। मैं 7वीं के वैकेशन में मैं और मेरा भाई मामा के घर पे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि मामा के घर में शादी थी और जो मेरा भाई था, मामा का बेटा, वो हमारे घर के रह के पढ़ता था अहमदाबाद में। तो वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और अचानक से मैसेज आया कि मामा ने उसकी शादी तय कर दी। 12वीं कक्षा में पढ़ता था, शादी तय कर दी। तो मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मम्मी को बहुत बुरा लगा कि मैं तो पूरे समाज में जाके भाषण देती हूँ कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, आज मेरे घर में हो रहा है। तो मैं कहा क्या करूँ, वो सो नहीं पा रही है, बट मामा है, मामा को सगे भाई के घर में वो कैसे करेगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग गांव में बैठे हैं और मम्मी ने 2 बार 3 बार जाके सब मामा को रिक्वेस्ट किया कि बाल विवाह मत करो, ये सही नहीं है। हमारे जो फादर थे, पापा थे, वो ये सब चीज़ें नहीं करते थे, आप क्यों कर रहे हो।
बट किसी ने सुना नहीं क्योंकि छोटी बहन थी घर में। तो मम्मी ने बोला मैं पुलिस भेजूंगी। तो बोले भेज ले, कोई बहन भेजती है अपने सगे भाई के घर में पुलिस? मम्मी ने भेज दिया और हम लोगों को मामा ने बिठा दिया बस में, गवर्नमेंट की बस में, कि जाके उतर जाओ और अपने अपने घर चले जाना, क्योंकि वो गुस्सा थे। आप ये सोचो कि जब भी कोई किसी को भी सेवा का काम करना है ना, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो हमको कभी नहीं रोक सकती। हम फोर्स से निकलेंगे ना कि नहीं नहीं ये कर रही है तो मुझे करना है, मुझे पैसे कमाना है, उस कारण से मुझे कुछ सेवा करना है, तो कभी नहीं होगी। अगर आपके दिल में ये भाव है ना कि मेरे आसपास बहुत गरीब बहनें हैं और उसको मुझे आगे बढ़ाना है और उसको आगे लेके जाना है, उसके घर में मुझे रोटी देनी है, उसकी कोई तकलीफ़ है, कोई विधवा बहन है, उसके बच्चे हैं, समाज उसको मदद नहीं कर रहा है, मैं उसको कोई स्किल दूंगी, कुछ उद्यमिता दूंगी और फिर वो आगे कुछ बढ़ेगी। अगर वो भाव होगा ना तभी आगे बढ़ेंगे। मैं 8वीं में पढ़ती थी और मम्मी ने मुझे बोला कि अभी तो वैकेशन में घर जाना, मामा के घर जाना बंद, क्योंकि हमको तो समाज के बाहर रख दिया। घर में तो पूरा घर समाज के बाहर, समाज में कोई भी शादियां हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमको कभी नहीं बुलाया जाता था और हमको एक अलग से रख दिया गया। और हम छोटे थे, हमको समझ भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो बुरा लगता था कि सब मामा के घर में कजिन्स इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोगों को भेजा नहीं जा रहा है। उस टाइम पे मम्मी ने मुझे बोला कि मैंने जिद की कि मुझे तो मामा के घर जाना है। तो मम्मी ने मुझे बोला आपको आगे पढ़ना है? मैंने बोला हाँ मुझे पढ़ना है। तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप गणित बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आप किसी 2 बच्चों को पढ़ाओ। आपकी आगे फ़ी मैं तभी पढ़ूंगी जब आप ये छोटे 2-3 बच्चों को पढ़ाओगे। और उस दिन टीचर थी और मैंने उनको बोल दिया था उस टाइम पे कि ये तो मम्मी नहीं है यार, कैसी है, ऐसी कोई मम्मी होती है कि बच्चों को, मैं छोटी हूँ 8वीं क्लास में हूँ और फिर मुझे पढ़ाने के लिए वो स्लम में भेज दिया। जो झोपड़पट्टियाँ होती है ना हमारे वहाँ पे, अहमदाबाद सिटी है तो सिटी में झोपड़पट्टी होती है, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ से मेरी खुद के जीवन की शुरुआत हुई। मैं जो छोटी बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मैं 8वीं क्लास में थी और मेरे पापा उस टाइम पे राजकारण में थे, मम्मी नहीं थे, बट वो पूरे एरिया में हम लोगों को लोग जानते थे कि ये मफत भाई की बेटी है। और जब मैं वहाँ से जाती थी तो पूरी जगह पे लोग बोलते थे कि इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, इनकी बेटी है। जब मेरी स्लम के आसपास से मेरे मम्मी पापा जाते थे ना, तो मेरे जो बच्चे थे वो दौड़ के बोलते थे अनार दीदी के मम्मी पापा है। उल्टा हो गया ना। और वो उल्टी जो बात हुई ना, वो मेरे मन में अच्छी लगने लगी। मुझे लगा यहाँ मेरी पहचान है, हर जगह मैं मेरे मम्मी पापा से पहचानी जाती हूँ, बट यही एरिया है जहाँ से मैं पहचानी जाती हूँ। तो मैं छोटी थी, 8वीं में थी, तब से मैंने तय किया कि मुझे मेरी पहचान चाहिए। पहचान एक बार दिल में ही आता है ना, फिर ऊपर वाला आपको लगा देगा कोई ना कोई जगह पे, बट दिल में ये होना चाहिए कि मेरी पहचान चाहिए, मैं कुछ बनूंगी, मुझे कुछ करना है मेरे जीवन में। देखो हम अपने घर में पापा हैं, अपने घर में भाई है, अपने घर में हस्बैंड है, पति है, जिनके साथ हम लोग रहते हैं। आप मुझे बताओ कि वो अच्छा काम करते हैं, क्या हमारी पोथी में लिखे जाते हैं? हमको वो कर्म का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो फल किसको मिलेगा? उनको मिलेगा ना। अगर हम घर में आसपास में कोई कुत्ता है और उसको कुछ बच्चे आ गए कुत्ती को, तो आप जाके कैसे खिलाते हो? प्यार से खिलाते हो ना। रोटी दोगे उसको प्यार करोगे, फिर उसके लिए हलवा बनाओगे अगर उसने बच्चों को जन्म दिया है तो। कुत्ते को भी हम प्यार से देते हैं। मैं वो बोलना चाहती हूँ कि अपना जीवन है, देखो बहनों का जीवन है, अगर बहनें खुद अपने जीवन को लीड नहीं करेगी, अपने जीवन को समझेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? हम पहले पैदा होंगे, जो पापा बोलेंगे वो करेंगे, फिर हमारी शादी होगी, जो पति बोलेगा वो करेंगे, फिर आगे जाएंगे बेटा होगा, बेटा बोलेगा वो हम करेंगे। ठीक है? तो आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं, आप कला के साथ जुड़े हैं। हमारे हाथ में हुनर है, हमारे हृदय में प्यार है। ये 2 चीज़ें तो हमने ऊपर वाले ने दे के भेजा है ना। सबके हाथ में कला होती है, बहनों के हाथ में कला होती ही होती है, और प्यार भी बहुत होता है कि नहीं? वो प्यार भी है, वो दोनों को जोड़ के काम करना है। तो आप सब कला के साथ काम कर रहे हो। मेरी जो भी बहनें, पहला ग्रुप जब मेरे पास आया, जो मैंने पहना है वो हाथ का काम है, वो हाथ भरत है जो हमारी बहनों ने किया है। तो जब पहली बार वो मेरे पास आई,
हमने पूरा ट्रेनिंग दिया, उनको सिखाया, आके फिर लेके आई मेरे पास। क्वालिटी अच्छा नहीं था, बहुत गंदा भरा। तो मैं कैंची लेके बैठती थी और फिर मैं काट देती थी उनके ही सामने, पैसे पूरे देती थी। तो आके मेरे सामने कई बार रो देती थी कि यार दीदी आप तो मेरा किया हुआ काम काट देते हो। तो मैं हमेशा बोलती थी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है। आप ये बताओ, आप लोग जो भी पहन के आए हो, अगर उसमें थोड़ा सा प्रिंट खराब हो गया होगा तो लोगे आप? नहीं लोगे। आप अगर कुछ फटा हुआ होगा तो आप लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप भी तो ढूंढोगे ना। भले ना हम 300 रुपये की साड़ी पहनेंगे, बट फिर भी हम सही वाली लेंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, थोड़ा कम कर दो। तो यही काम जब हम करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना होता है। तो हमारी बहनें आज ऐसा बोलते हैं कि जो हाथ भरत का भी काम करती है ना, कपड़ा फट जाता है, हाथ भरत नहीं फटता, उतना अच्छा क्वालिटी लेके जाती है। तो क्राफ्ट रूट्स मेरी जो संस्था है ना, वो संस्था में सबसे पहला नियम है, कोई एक ही प्रोडक्ट लेके आओ मेरे पास, बट परफेक्ट सुंदर होनी चाहिए, एकदम से क्वालिटी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। शेप आपने भी बनाया है, शेप एकदम सही होना चाहिए। जो नहीं आता है आपको कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है दीदी, इसमें क्या तकलीफ है, तो हम अपने लोगों को भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि कहाँ से क्या आपको सही करना है, कैसे करना है। बट उसके लिए हृदय को खुला रखना है। कारीगर को क्या लगता है, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मैं तो नहीं सुनने वाला हूँ। डीएम सर ने बोला कि भी आप कैसे दो क्राफ्ट को मिला सकते हो। आपको पता है क्राफ्ट रूट में जितने प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत सारे क्राफ्ट मिल के बनते हैं, क्योंकि एक क्राफ्ट करने वाला तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट आपको 2-3 क्राफ्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो कंपटीशन नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो मगज है ना अपना, उसको खुला रखें। हमको आता है, बट हमारे से ज़्यादा भी बहुत लोगों को आता है। मैं हर जगह जाती हूँ, मैं वो क्राफ्ट सीखती हूँ। मैं मूंज में आऊँगी, मैं मूंज सीखूँगी आपके साथ बैठ के, ठीक है, पूरा प्रोसेस सीखूँगी। मैं जितने क्राफ्ट के साथ काम करती हूँ वो सब क्राफ्ट पहले मैं सीखती हूँ और फिर मैं जानती हूँ कि इसमें तकलीफ़ कहाँ पे आ रही है। जैसे आपने कलर के बारे में बोला, भैया ने मिट्टी के बारे में बोला। मिट्टी की तकलीफ़ तो हर जगह है, मतलब जहाँ पे भी पॉटर्स हैं, टेराकोटा का काम हो रहा है, जहाँ मिट्टी का काम हो रहा है, वहाँ हर जगह पे तकलीफ़ है। एक खुर्जा ही ऐसा है जो पूरी ट्रक भर भर के गुजरात से मिट्टी लाता है, वो आपको पता है। जो खुर्जा में मिट्टी आती है वो गुजरात की मिट्टी आती है। तो बहुत अच्छा है, मैं टीम को भी बोलूँगी कि जितने भी इश्यूज़ यहाँ पे आप लेके आए वो बहुत अच्छे थे और वो सब इश्यूज़ को एड्रेस करना इजी है। एक चीज़ अगर जागृति परिवार कर सकता है तो वो है रॉ मटेरियल बैंक। अगर रॉ मटेरियल बैंक हम कर पाते हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से आधा काम यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि एक साथ खरीदी करना बहुत ज़रूरी है, उससे कॉस्ट कम आती है। मैंने कॉस्ट के बारे में आपको पूछा, आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो या फिर आप बड़े मार्केट में जाना चाहते हो या आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, सबसे पहले कॉस्ट पे काम करना होगा एंड क्वालिटी पे। ये दो ही चीज़ पकड़ोगे तभी आप आगे जाओगे, क्योंकि क्वालिटी सही नहीं होगी। छोटी चीज़ है, आपने मुझे ये पहनाया, ठीक है, अगर इसका पीछे से लॉक करने का सिस्टम सही नहीं है ना, उसमें बेस्ट चीज़ लगाओ, उसमें आप लोकल चीज़ मत लगाओ, उसमें आप बेस्ट मार्केट से बेस्ट चीज़ लेके आओ। एक छोटी सी चीज़ होती है जिससे हमारी पूरी क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो वो वर्कशॉप्स हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शशांक जी यहाँ पे हैं और हम बातें करते करते आए हैं। मैं आपको पूरा बताना चाहती हूँ कि ये क्राफ्ट मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि हमारे गुजरात में अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे। आपने मेरे पता नहीं शुभम भैया ने कहाँ से ढूंढ लिया इतना सारा इन्फॉर्मेशन। मैं सरप्राइज थी क्योंकि कहीं पे ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक हुआ नहीं है कि इतना ढूंढ के आप लाए, और मेरा पुराना मम्मी का वाला नाम भी अब ढूंढ के लाए, मतलब वो भी है क्या ऑनलाइन। क्या बात है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। पूर्वांचल के लोग बहुत खुफिया होते हैं। हाँ नहीं, पर पूर्वांचल के लोगों को मैं अभी मिलने लगी हूँ तो मुझे प्यार होने लगा है, वो अच्छी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे खाली 4 लोग बैठे थे, बट वो 4 लोगों को मैं जस्ट ऐसे ही देख रही थी कि उनके अंदर कुछ करने की जिजीविषा है। और यहाँ पे भी इतने सारे लोग, आप लोग इतने घंटों से बैठे हो। आप ये सोचो,
भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला शशांक जी ने कि आप जुड़ गए, आपको पता भी नहीं है कि आप कैसे जुड़ गए, ऊपर वाला जोड़ देता है। हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना होता है ना, तो हमको अच्छे लोगों से जोड़ देता है। आप जिस संस्था में बैठे हो ना, वो संस्था पूरे देश में पूरा हंगामा मचा देती है। उनके जो बच्चे जाते हैं, 500 लोग एक साथ मिल के जब यात्रा पे चलते हैं और पूरे देश की यात्रा करते हैं, आप ये सोचो ये छोटी बात नहीं है। यहाँ एक कोने में बैठ के देश में एक रिवॉल्यूशनरी काम हो रहा है, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ पे आप जुड़े हो ना, वो बहुत बड़ी जगह है। ये मेरी बहनें आती है ना हमारी संस्था में, तो बोलती है, हम बोलते हैं आप क्या मानते हो संस्था को, तो वो बोलती है ये हमारा मैका है, हम मैके में जाते हैं, जहाँ पे डांस करना है डांस करो, झगड़ना है झगड़ो, सो जाना है सो जाओ, काम करना है काम करो। फेस्टिवल आते हैं, गुजरात में गरबे होते हैं, गरबे करने गरबे करो, कभी भी म्यूज़िक लगा के चालू हो जाती है। और मुझे पीछे पड़ना पड़ता है, भाई मेरी डेडलाइन है, कुछ बना दो, बट उनको मस्ती होती है। तो ये संस्थाएं ऐसी ही होती है, जो परिवार होती है। कितना अच्छे से बोला, जागृति परिवार। देखो हम बहनों को ये सीखना है कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी समझदारी होती है। यहाँ जब जागृति परिवार बोला, परिवार क्यों बोला, हमको क्यों कोई परिवार बनाएगा बताओ। आपके खुद के परिवार, आपके घर में कुछ तकलीफ आई, क्या आपका खुद का परिवार आपको पैसा देता है कभी मांगने जाते हो तो? है अनुभव ऐसा? नहीं देगा। आपको संस्थाएं देंगी, संस्थाएं खड़ी रहती हैं। समाज इतना खड़ा नहीं रहता है जितना हम सोचते हैं। तो सगा कौन है? आज सगा कोई नहीं है। आज सगा में स्वार्थी है और कुछ नहीं है। कोई अपने ब्लड का जो लोही का जो अपना परिवार होता है, ब्लड से परिवार बनता है, वो परिवार अब नहीं बचा, अभी टूट चुके हैं परिवार। और इसी में ऐसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। तो संस्थाएं जो होती है ना, वो पूरे गांव तक, अंदर तक जाती है। सरकार जहाँ नहीं पहुँचती, वहाँ संस्थाएं पहुँचती हैं। क्योंकि सरकार अपना काम करती है, वो अपने प्रोजेक्ट बनाती है और वो पैसे लेके गांव तक जाना चाहते हैं, बट सही लोग वहाँ तक पहुँचाने के लिए नहीं मिलते हैं। और यही संस्थाएं होती हैं जो सरकार का एक एक रुपये नीचे तक लेके जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना 100% बोलूँगी, हमारे वहाँ नियम है, बहनों के साथ मेरे कड़क नियम, ऐसा मैं बोलती हूँ। क्या नियम है बताऊँ? हमारे वहाँ पे ऐसे लेक्चर होते हैं, बहुत लोग आते हैं। कोई आते हैं तो मेडिकल मतलब हेल्थ के बारे में बोलेंगे कि आपके गांव में मलेरिया हुआ तो मलेरिया कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब समझदारी देते हैं। बहनों के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके गायनेक बारे में वो आके बात करते हैं, अलग अलग विषयों में आके बात करते हैं। वहाँ पे हमारे वहाँ कंपलसरी है, हमारे वहाँ हाजिरी पत्रक है, और वो हाजिरी पत्रक में सब बहनें टिक मारती है। जो 12 होते हैं, 12 में से अगर 10 उसको अटेंड करने हैं, अगर 10 उसने अटेंड नहीं किया ना, तो हम फ़ायदा नहीं देते उसको। क्योंकि वो हमको चाहिए कि आप अगर रजिस्ट्री करते हैं तो आपका आना ज़रूरी है। हमारा दूसरा नियम है कि आप 2 नहीं, आप 5 बच्चे लेके संस्था के साथ जुड़े, ठीक है। बट संस्था में आने के बाद 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे अगर हैं, उसके बाद नहीं है, 6 के बाद तो नहीं चाहिए ना, 3 के बाद भी नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं है और आए तो 2 बच्चे तक हम लोग आपको साथ देते हैं। पर अगर आपने तीसरा चौथा लड़के के लिए बच्चे किए ना, तो एंट्री बंद। आपने लड़की को पढ़ाना बंद कर दिया और हमारे सर्वे में आया कि आपके घर में लड़की है और आप उसको नहीं पढ़ा रहे हो, तो संस्था मदद नहीं करती। तो हमारे कड़क नियम है। मैंने आके मेरे सामने आके मेरे सब कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं गांव गांव, वो सब माहिती लेके आते हैं, फिर मुझे बोलते हैं नियम है भाई, मेरे से भी कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब जुड़ते हैं तो समय पे आएँ। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम लगती है तो बहनें जुलती फिलती आती है, टाइम पे नहीं आती। क्यों नहीं आते? हमारे हस्बैंड का काम है, हमारे घर में पति होते हैं, पति को की परफेक्ट टाइमिंग से निकालते हैं ना घर में। टिफ़िन देना है तो कैसे फटाफट टिफ़िन बनता है, उनकी नौकरी है, हमारा काम नहीं है क्या? हम खुद ही अपने काम को प्यार नहीं करते। हम कुछ भी, आप किसी से भी जुड़ते हैं, संस्था से जुड़ते हैं या किसी से भी जुड़ते हैं,
ये होना चाहिए कि 10 बजे का टाइम दिया ना तो 10 बजे हमारी हाजिरी होनी चाहिए, और निकलना 5 बजे तो 5 बजे निकलेंगे। देखो कचरा पोछा है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, वो सब तो पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। क्या नहीं चलने वाला है? तो ऐसे काम जब हमारे हाथ में आते हैं। ठीक है, मैं अपनी 2-3 बहनों की स्टोरी बताती हूँ। हमारे वहाँ पे एक पाबी बहन करके हैं, और जब कोई बार इनको लेके यहाँ पे भेजूंगी आप लोगों के साथ, वो बात करने आ जाएंगे। वो पूरा कच्छ का ड्रेस पहनती है, और एक टाइम ऐसा था कि इतना अच्छा काम करती है, ये भरत का काम बहुत सुंदर करती है, बट उसके दिल में ये था कि मुझे काम करना है, और उसके परिवार वाले, ससुराल वाले उसको मना कर दिए कि आपको काम नहीं करना है। फिर भी वो छोटा मोटा करती रहती थी। एक बार ऐसे ही संस्था में ट्रेनिंग हुई, और उनको लगा कि भाई किसी को भी छोटा मोटा बिजनेस करना है तो हम उनको पढ़ाएंगे पहले। तो उनका 1 महीने का कोर्स लगा, तो वो हर रोज़ छुपाती बट कोर्स में आती। और अब क्या हुआ, उस टाइम पे वो अकेली भरती थी, और छोटे छोटे पर्स बनाती थी, और इतने अच्छे पर्स बनाती थी। एक ही, मैंने बोला ना कि एक प्रोडक्ट लेके आओ बट अच्छी बनाओ, वो 1 या 2 पर्स बनाती थी बट परफेक्ट। आपको शायद, अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हो या कुछ भी, उसमें भी वो आ चुकी है। अभी 200 बहनों को वो काम देती है। उसके पति ने भी काम छोड़ दिया, वो उसके धंधे में लगा। उल्टा हमारी दूसरी एक संस्था है जो हमसे जुड़ी है, उसने उसका ब्रांड बनाया, नाम दिया pabiben.com। आप कभी गूगल कर देना pabiben.com, उसके हर पर्स पे पीछे लिखा है pabiben.com, है ना, अच्छा लगता है ना। उसकी वेबसाइट बनी, और वो आज हर जगह पे लेक्चर देने जाती है। और अभी मैं पूछ रही थी कि पाबीबेन कितनी बहनें हुई, तो बोली अनारबेन 300 बहनें हो गई, बट वो भी मुझे कम पड़ रही है, उतने ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं। और आज हम उनसे काम करते हैं। हमारे एग्जीबिशन में वो आती है, वो मुझे बोल रही थी कि आपका पहले एग्जीबिशन था, मुझे पहला ऑर्डर मिला 30,000 का, और आज उसका 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है। छोटी बहन, गांव की। ऐसी दूसरी बहन, एक विधवा बहन आई, और फिर उसको लगा कि मुझे वीविंग आता है, तो वीविंग में उसने बहुत अच्छे से, हम लोगों ने उसको सलाह दी कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है ना, जो हम लोग उसमें वो भर के लाते हैं अपनी सब्जियाँ, और फिर वो फेंक देते हैं, और वो पूरा कचरा पूरे गांव में हो जाता है, वो सब लेके आती है। और उसने क्या किया है, उसको जहाँ पे इकट्ठा करते हैं वहाँ से वो उठाती है, और वो थैलियाँ काट के उसकी पट्टियाँ बना के उसका वीविंग करती है, और इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाती है। उसके करीबन अभी तो 50 से 60 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए हैं। और वो राजी बहन नाम है, वो विधवा बहन है, बट आज उसके बच्चे भी उसके बिजनेस में आ गए। तो ऐसी हज़ारों बहनें हैं, मैं बोलने जाऊँगी ना तो मेरे पास इतनी स्टोरियाँ हैं। ऐसी हज़ारों बहनें हैं, वो अपने आप जैसे ही बैठी हो ना, साड़ी पहने हो आप, और कितने अच्छे से शालीनता से आप तैयार होके आई हो, यही ऐसे ही तैयार होके वो जाके मार्केट में बात करती है। वो जाके बड़े बड़े मैनेजमेंट के कॉलेज में जाके उसकी लेक्चर लगती है। ये सोचो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं बैठे हैं, हम तो छोटे हैं, हम ये करेंगे। कोई छोटा नहीं होता, अंदर तो सबके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा है। बस ज़रूरी है कि वो हमारे अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो कोई बाहर निकाले। वो उसके लिए पहला आपको स्टेप भरना पड़ेगा ना। यहाँ पे जब ट्रेनिंग लगे मूंज की, तब आप यहाँ पे आओगे ना, या जहाँ पे भी लगे वहाँ पे आपको जाना है। आज बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, और ये क्राफ्ट जो है वो पूरे देश में, हम जैसे खेती में बोलते हैं कि ये देश में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ या कमाई खेती में होती है ना, एग्रीकल्चर में होती है। तो उसके बाद अगर कोई बड़ा क्षेत्र है तो वो है क्राफ्ट। अपने देश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग क्राफ्ट के सेक्टर में कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा क्राफ्ट है। ये ODOP का कंसेप्ट सबसे पहले मैंने ही पिच किया था सरकार में, गुजरात में, और यूपी ने ले लिया। मतलब मैं जब देख रही थी, क्योंकि ये थाईलैंड का कंसेप्ट है, और थाईलैंड में OTOP है, और उन लोगों ने चालू किया। जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे लगा कि हर स्टेट में ये कंसेप्ट होना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों को काम मिले।
और घर में बैठ के काम मिले। और ODOP यहाँ पे आया है और ODOP में मुझे ऐसा लग रहा है कि ODOP में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, क्राफ्ट में एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, बट उनकी वेबसाइट बनाना, उनकी ब्रांड बनाना, उनको फाइनेंस देना, वो सब काम ज़रूरी है। वो बहुत सिस्टमेटिकली जागृति परिवार कर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सक्षम शशांक जी है। मैं तो प्यार वाली हूँ, मैं घूमती रहती हूँ, बहनों के साथ बैठी रहती हूँ, उनकी चीज़ें लेके आती हूँ, मेरी टीम को दे देती हूँ और मेरी टीम वो आगे करती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और हम लोग आ रहे थे एंड देवरी आ ही नहीं रहा है। पहले लगा 5 घंटे में आएगा, फिर आया ही नहीं, काफ़ी टाइम लग गया, बट मैं एंजॉय कर रही थी क्योंकि हर ट्रक में कुछ एग्रीकल्चर की चीज़ें भर भर के यहाँ से निकलती। आलू देखा बहुत सारा, है ना, मटर देखे, कितने सारे मटर लोग लेके जाते थे, और मेरे मन में वो आता था कि यहाँ से आलू के चिप्स बन के क्यों नहीं निकलने चाहिए। ये आलू क्यों बेच रहे हैं, ये चिप्स क्यों नहीं बेच रहे हैं, ये आलू की पापड़ क्यों नहीं बेच रही है बहनें। हमारे वहाँ पे गेहूँ उगता है ना, तो हमारे गेहूँ में, हमारे गाँव में खेतों में खाखरा बन जाता है। वहाँ पे हमने बहनों के ग्रुप बना दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो खाखरा बनाती है। तो वो गेहूँ तो बेचती है, बट उसके साथ खाखरा भी बेचती है, क्योंकि खाखरा में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हर गांव में ऐसे ग्रुप बना दिए हैं, जो पानी पूरी भी बनाती है, वो खाखरा भी बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है खाने की। तो एक बार अब भी नेक्स्ट टाइम आना होगा, तो जैसे हमने क्राफ्ट में किया ना, ऐसे आप अपनी पुरानी वाली जो वानगियाँ होती है ना, आप जो घर में बनाते होंगे, आपके दादी, जैसे ये क्राफ्ट पे तो दादा दादी वाला है ना, ऐसे ही खाने का भी दादा दादी वाला लेके आना, हम लोग खाएंगे और फिर उसको आगे लेके जाएंगे। खाने की चीज़ें, जिसके हाथ में हुनर नहीं ना, वो अच्छा खाना बना देगी, तो वो करेंगे साथ में, ठीक है। और मैं आप सबको, जो बहनें यहाँ पे जुड़ेंगी और बहुत अच्छे से अगर काम करती है, नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर पता चलेगा कि कितनी बहनें सिंसियरली काम करती है। मैं शशांक जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको हमारे वहाँ प्रवास पे लेके आए, है ना। इसलिए आए कि हमारी बहनों को आप मिले और आपको हमारी बहनें मिले, और वो दिखे कि ये मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट वो सिस्टरहुड सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र का, और एक दूसरे को मिलना ज़रूरी है। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आप सबको मिलके। थैंक यू।